स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 31 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, पहला और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका क्या कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा अवनी लेखरा। तो राजस्थान के जयपुर के रहने वाली हैं ये 19 वर्षीय अवनी लेखरा, जो पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर स्कोर किया है। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो इस टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ये भारत का पहला गोल्ड है और पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नाम है अवनी लेखरा, ये शूटर है। और आप ये भी कह सकते हो कि पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली ये तीसरी भारतीय महिला हैं। पहली महिला थी दीपा मलिक, 2016 के रियो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, वो शॉर्ट पुटर थी। और दूसरी महिला अभी कल ही पढ़ा था हमने, भाविना बेन पटेल, अभी टोक्यो पैरालंपिक में ही सिल्वर मेडल जीता था, टेबल टेनिस खेलती हैं वो। और अब तीसरी महिला बन गई है अवनी लेखरा, जिन्होंने डायरेक्ट गोल्ड मेडल जीता है। तो कल हमने 3 नाम पढ़े थे, 3 खिलाड़ियों के नाम पढ़े थे। एक तो भाविना बेन पटेल, टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता था। निषाद कुमार, पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता था। और एक विनोद कुमार, डिस्कस थ्रो में ब्रोंज मेडल जीता था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि विनोद कुमार को ब्रोंज नहीं दिया गया क्योंकि ये क्वालिफिकेशन में अयोग्य पाए गए। और आज मैं आपको बता रहा हूं, ये अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। इसके अलावा योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। इंदर सिंह गुर्जर, ये भी जेवलिन थ्रोअर है और इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल। और आपको बता दूं, ये अवनी लेखरा, सुरेंद्र सिंह गुर्जर और देवेंद्र झाझरिया, ये तीनों राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि जो गोल्ड लेकर के आई हैं अवनी, इन्हें हम 3 करोड़ देंगे। और जो सिल्वर लेकर के आए हैं देवेंद्र झाझरिया, इनको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। और सुरेंद्र सिंह गुर्जर जो ब्रोंज लेकर के आए हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि देंगे। अच्छा, देवेंद्र झाझरिया से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया था कि पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया नाम है। और टोक्यो पैरालंपिक से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना कि इस बार के ध्वजवाहक कौन है। पहले डिसाइड किया गया था कि मरियप्पन थंगावेलु होंगे, जो कि हाई जंपर है। लेकिन बाद में कौन बने थे? टेकचंद बने थे। और टेकचंद का संबंध किस खेल से है पूछेंगे तो ये जेवलिन थ्रोवर है, भाला फेंक। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, तो सर लुडविग गुटमन को कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हमें टोक्यो पैरालंपिक में 2 गोल्ड मिल गए हैं। अगर आपको उनके बारे में पता है, अगर आपने कल न्यूज़ पढ़ी है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अफगानिस्तान के पत्रकारों को किस संस्था के द्वारा विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए? तो आंसर होगा पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड। तो अभी पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड ने अफगानिस्तान के पत्रकारों, रिपोर्टरों, ड्राइवरों और फोटोग्राफरों को उनके साहसिक कार्य के लिए एक विशेष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। एक्चुअली में अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच उनके साहसिक कार्य को मान्यता देने के लिए यह घोषणा की गई है। और यहाँ पे प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट के अलावा $1 लाख का अनुदान की भी घोषणा की गई है, जिसका उपयोग पत्रकारों और उनके परिवारों की आपातकालीन राहत के लिए किया जाएगा। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार क्या है? तो याद रखना, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। और अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि 2021 के लिए किस भारतीय मूल की पत्रकार को ये पुरस्कार मिला था, तो बता पाओगे आंसर? आंसर होगा मेघा राजगोपालन को, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। और ये अवार्ड्स वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपको बताया ना, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है। बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग कवर कर चुके हैं 2 पार्ट में। दोनों पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर वो दोनों पार्ट अभी तक आपने नहीं सुने हैं तो पहले आप उनको सुनेंगे, उसके बाद ही हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे। अगला पार्ट आपका होगा अवार्ड्स का। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं उन्हें आप पहले सुन लें, क्योंकि आप पहले उन्हें सुनोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वरना मैं कंटेंट अपलोड करता रहूंगा, आपकी तरफ से रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा, आप सुनोगे ही नहीं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो लिंक आपको दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से हैं। और अभी इन्होंने ही बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2021 का खिताब जीत लिया है। सेकंड नंबर पे जॉर्ज रसेल विलियम्स रहे और थर्ड नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे।
और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, जनवरी से लेके अभी तक जितनी भी फार्मूला 1 रेस हुई है उनके विनर के नाम आपको याद रखने हैं। साथ में ये याद रखना है कि वो किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं और उनकी नेशनलिटी क्या है। और आपकी प्रैक्टिस आप इस पे अच्छे से कर सको, इसके लिए इन सभी की क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ये वाला क्वेश्चन भी आज उसमें ऐड हो जाएगा। तो जब जब आपके पास टाइम मिले वो क्विज आप लगाते रहा करो। वहाँ पे आपको सभी क्विज मिल जाएगी। अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनकी क्विज मिल जाएगी, मिनिस्टर्स नए बने थे उनकी क्विज मिल जाएगी, ये फार्मूला 1 रेस हो गए इनकी क्विज मिल जाएगी। और आपकी टॉपिक वाइज जो सीरीज स्टार्ट की है, चलो वो भी क्विज आपको मिल जाएगी, वो भी बना देंगे आपके लिए। लेकिन पहले आपको सारे ऑडियोज जरूर सुनने पड़ेंगे। आप कहोगे तो उसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे, हटाओ पीडीएफ भी बना देंगे आपके लिए, चाहे उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सारा काम मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि वो ऑडियोज आपको जरूर सुनने हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से। तो सुमित अंतिल जो कि एक जेवलिन थ्रोवर है, अभी टोक्यो पैरालंपिक में भारत का दूसरा गोल्ड इन्होंने जीता है। इन्होंने 3 थ्रो फेंके थे और तीनों बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। फाइनल जो इन्होंने थ्रो फेंका वो कितनी दूर गया? 68.55 मीटर की दूरी पे गया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होता होगा टोक्यो ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था। कितनी दूर फेंका था उन्होंने भाला? 87.58 मीटर की दूरी पर। और नीरज चोपड़ा से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो 7 अगस्त को उनके सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में मना रहे हैं, और अभी पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। देखो, टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था, मैस्कॉट था, वो क्या था? मिराई तोबा। और पैरालंपिक का है सोमाइती। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन रहे, तो उद्घाटन समारोह में 2 जने थे ध्वजवाहक, फ्लैग बियरर। कौन? एमसी मैरीकॉम जो कि बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है। उसके अलावा समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया ध्वजवाहक रहे थे। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं हम लोगों ने करंट अफेयर्स में, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके आपको प्रोवाइड करा चुका हूं मैं। तो उसका ऑडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है। अच्छा, चलिए बताइए आप, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम। और अगर आपसे पूछा जाए किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस का सर्टिफिकेट मिला है, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना? तो आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। और देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। अच्छा, स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंसर होगा उड़ीसा। और किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की गई? तो आंसर होगा इंडिगो। अभी भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। और इस एप्लीकेशन को किसकी मदद से बनाया गया? आईआईटी रुड़की। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में। अभी सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? तो आंसर होगा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग वाला पहला राज्य बना राजस्थान। और आपको याद है क्या, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया कहाँ पे? असम में। पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन सा बना? केवड़िया, गुजरात। अब लेकिन यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी आपको याद होगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये मेरठ में राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनाएगी, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा जाएगा। और मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी खुलेगा। और हमने कल पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? तो आंसर होगा गोरखपुर में। उसके अलावा याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा, 2032 के जो ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक, वो कहाँ पे होंगे? तो ये भी प्रश्न याद रखना, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को।
तो हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियार परीक्षण या परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। अच्छा, भारत में जो परमाणु परीक्षण हुए थे उनके बारे में पता है क्या आपको? पहला कब हुआ था? 1974 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण, पोखरण में हुआ था, जिसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। दूसरा हुआ था 1998 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और यूएसए ने आपको बताया जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। एक तो गिराया था 6 अगस्त को, कहाँ पे? हिरोशिमा पे, जो हम हिरोशिमा डे मनाते हैं। कौन सा बॉम्ब गिराया था? नाम क्या रखा था उसका? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पे गिराया था, उसका नाम था फैटमैन। बाकी आप जानते ही हो 29 अगस्त को हम लोगों ने पढ़ा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के जयंती को। एक 30 अगस्त को भी डे मनाते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अच्छा, आप तो एक प्रश्न का जवाब दे दो, MSME डे मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे कब मनाया जाता है? बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वासुदेव परांजपे का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था क्रिकेट से। ये सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटरों के मेंटर रह चुके हैं। नाम है वासुदेव परांजपे, इनका भी निधन हो गया। अच्छा, आप डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे बिल्कुल ध्यान से, तो एक प्रश्न आपको याद आता होगा इनके नाम से। पिछले साल की बात है, इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या आप बता सकते हो कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? बुक का नाम क्या है? तो आंसर होगा क्रिकेट द्रोणा, जिसको लिखा था वासुदेव परांजपे ने। अब ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसका नाम ध्यान रखना है आपको। और क्रिकेटर से एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारत की पहली महिला कमेंटेटर कौन थी? आंसर होगा चंद्रा नायडू, इनका भी निधन हो गया। देखो, निधन यानी कि ऑबिचरीज न्यूज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक तो पद्मा सचदेव का नाम याद रखो, निधन हो गया इनका। कवियत्री थी ये, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री थी ये। निर्मल कौर का नाम याद रखो, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की ये कैप्टन रह चुकी हैं। मिल्खा सिंह की ये वाइफ थी, इनका निधन हो गया। वैसे तो मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। मिल्खा सिंह से एक प्रश्न बन जाएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। और निर्मल कौर से आपको याद आएगा मान कौर, सबसे उम्रदराज महिला एथलीट रही ये। 105 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अब 105 साल से आपको लिंक करके याद करना है कि 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा, उनका भी निधन हो गया, वो केरल से थी। अब इसी तरह से लिंक कर करके आगे बढ़ते जाओ। अम्मा से आपको याद आ जाना चाहिए गौरी अम्मा का नाम, ये केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, इनका भी अभी निधन हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, तो आंसर होगा एस पद्मावती। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में स्वदेशी निर्मित निगरानी पोत है विग्रह, इसको भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स में शामिल किया गया है। बताइए इसका निर्माण किसने किया, इसे किसने बनाया? लार्सन एंड टुब्रो ने। तो याद रखना, विग्रह ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यानी कि अपतटीय गश्ती पोत है, जिसका काम क्या होता है? समुद्री तट की निगरानी करने का काम होता है। और समुद्री तट से एक प्रश्न बन जाता है कि बताइए भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है, समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर होगा गुजरात की। और पूरे विश्व में बात करेंगे तो किस देश की है? कनाडा की है। तो याद रखना, इस विग्रह को किसने बनाया है? लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। और अभी इसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। इसे कमीशन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। कहां से? चेन्नई से। और इसी तरह से आपको याद दिलाऊं, अभी कुछ समय पहले ही एक और अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम था सजग, उसको भी शामिल किया गया था फोर्स में, और उसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। और अगर आपसे INS राजपूत के बारे में पूछा जाएगा तो इसे विशाखापत्तनम से डीकमीशन किया गया था, रिटायर्ड हो गया ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था, डेस्ट्रॉयर था। INS राजपूत, राज करेगा राजपूत। INS विराट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। INS तलवार भी न्यूज में था। अभी एक तो इसने कटलेस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जो कि पूर्वी अफ्रीका के तट पर हुई थी। और तलवार से याद आएगा आपको जायेद तलवार एक्सरसाइज। चलिए एक प्रश्न आपके लिए बन जाता है, जायेद तलवार एक्सरसाइज भारत ने अभी किस देश के साथ में की है? अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की बात करेंगे ना,
तो पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी का नाम क्या है? नुपुर कुलश्रेष्ठ है। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है BH सीरीज यानी कि भारत सीरीज जो भी हाल ही में चर्चा में रहा, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा ऑटोमोबाइल। तो अभी तक क्या होता है, आप किसी भी गाड़ी के नंबर प्लेट को देखते हो तो आपको पता लग जाता है कि वो गाड़ी किस स्टेट की है। जैसे कि DL लिखा है तो दिल्ली की है, UP लिखा है मतलब उत्तर प्रदेश की है, और जैसे TN लिखा है तो तमिलनाडु के है। पर अब एक नई नंबर सीरीज की नंबर प्लेट आपको देखने को मिलेगी जिसपे BH लिखा मिलेगा, यानी कि भारत सीरीज आ रही है। और इस भारत सीरीज का फायदा क्या होगा? जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो और भारत सीरीज की गाड़ी आपके पास है और आपका ट्रांसफर हो गया जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, तो अब आपकी गाड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश में जाओगे तो आपको फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, गाड़ी का पंजीकरण कराना पड़ता था दोबारा से। बिना रजिस्ट्रेशन के आप 1 साल तक गाड़ी को रख सकते हो, उसके बाद तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये BH सीरीज की नंबर प्लेट आ जाएगी, उसके बाद आप किसी भी स्टेट में गाड़ी को लेकर के जाइए, कहीं भी आपका ट्रांसफर हो जाए, कहीं भी आप रहो भारत में, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। BH का मतलब यही है, भारत सीरीज मतलब भारत में कहीं भी चले जाओ, बार बार कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। अभी आपको याद होगा ये खादी प्राकृतिक पेंट यानी कि गोबर से बना हुआ जो पेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे, तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। तो बताइए भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो आंसर होगा क्यूसिम। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक और IT मिनिस्ट्री जिसके मंत्री कौन है? वही है जो रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, यानी कि अश्विनी वैष्णव। तो इन्होंने देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है जिसका नाम है क्यूसिम। तो क्यूसिम ये अपनी तरह का पहला टूल किट है जिसे IISc बेंगलुरु, IIT रुड़की और सीडेक ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। और ये जो टूल है ये क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में मदद करता है। तो ये उपकरण जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं और जो छात्र हैं, उनको क्वांटम कंप्यूटिंग पर शोध यानी कि रिसर्च करने में सक्षम बनाएगा। और कंप्यूटर की बात चल रही है तो 2 प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। बताइए अभी सबसे शक्तिशाली या सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है और किसका है? जापान का है जिसका नाम है फुगाकू। और आपको याद होगा अभी ईरान ने अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है। नाम बता सकते हो क्या उसका? उसका नाम है सिमॉर्ग। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर दुनिया के सबसे ज्यादा CCTV कैमरे किस शहर में लगे हैं? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो फोर्ब्स इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 1 वर्ग मील के एरिया में 1826.6 CCTV कैमरे 1826.6 CCTV कैमरे के साथ नई दिल्ली टॉप पर है। सेकंड नंबर पे लंदन है, थर्ड पे है चेन्नई और मुंबई 18वें नंबर पर है। तो इस रिपोर्ट में टॉप 20 के अंदर 3 भारतीय शहर हैं। अभी आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने ही देश के मेंटोर अभियान के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिल्ली में ही जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर होगा सितंबर। तो हर साल सितंबर को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं, तो इस बार भी सितंबर 2021 के पूरे महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और मनाए जाने का इस बार का उद्देश्य क्या है? कुपोषण को दूर करने पर जोर दिया जाए और इसे महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा मनाया जाएगा। और देखो, पोषण अभियान के बारे में आपको बताऊं तो इसे 8 मार्च 2018 को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान को शुरू किया था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, अभी अगस्त महीने को किस राज्य ने या किस यूनियन टेरिटरी ने पानी माह के रूप में मनाया है? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो अब कल के होमवर्क क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था किसे राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो आंसर होगा भंवर सिंह सामोर को, उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब आपको क्या करना है, एक तो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना,
और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। क्विज आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे बना करके अपलोड कर दी गई है, पीडीएफ भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर ऑडियो के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हो कम समय में मेरी ही वॉइस में, तो आपके लिए उसका भी मैंने ऑडियो बना करके तैयार कर दिया, तो वो ऑडियो भी आप सुन सकते हो। ऑडियो रिवीजन करके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जनवरी से लेकर जून तक एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर, उससे पहले बुक और ऑथर के जो दोनों पार्ट अपलोड हुए हैं उनको आप कवर कर लीजिए प्लीज। थैंक यू।